कल जो हम बात कर रहे थे, वी स्टार्टेड विद जीएसटी, वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन टू द सब्जेक्ट का जो फंडामेंटल है आज काफी हद तक बन जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है क्लासेस को कंटिन्यूटी से अटेंड करें, क्योंकि ये ना सारी क्लासेस लिंक्ड होनी है आपस में। एक क्लास भी मिस होती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर सुनिए, so as that you are able to understand in the next class in continuity। नहीं तो अगर कंटिन्यूटी मिस हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ना अगली क्लास का भी समझ में नहीं आना है। क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट क्लास ओनली, उसी को बेस बना के फाउंडेशन बनानी है, बेसिकली दीवार खड़ी होनी है अगर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो एक पहले एक ईंट लगाई है आपने, उसके ऊपर ही अगली वाली ब्रिक आनी है, कोई और नहीं आ जानी है कहीं पर जो है। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो वी टॉक ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब जीएसटी एक्ट बना तो जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोगों को पहले बड़ी दिक्कतें थी। जो हम लोग मैं बोलता हूं तो आई टॉक ऑफ एज ए ट्रेडर, मैं एज ए ट्रेडर बात कर रहा हूं, एज अ बिजनेसमैन बात कर रहा हूं। जो हमें दिक्कत थी, तो हमें जो वो दिक्कत थी उसको हमने दूर कैसे करा है, उसको हमने गवर्नमेंट को बार बार बता के दूर करा कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मेड इन इंडिया करके एक बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल वेब सीरीज है, जहां पर टाटा हाउस जो है, जो टाटा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस हाउस है, उन्होंने घड़ी की जो शुरुआत करी जिसका नाम टाइटन है। आज की डेट में टाइटन जो है खाली घड़ी ही नहीं बेचता है, उनकी बहुत बड़ी ज्वेलरी स्टोर भी है, तानिष्क नाम से आती है। तो अर्लियर देयर वाज नो बिग ब्रांड ऑफ वॉचेस इन इंडिया। एचएमटी से बड़ी कोई ब्रांड नहीं होती थी। एचएमटी जो है आप लोगों के पास ही है, मींस इट यूज्ड टू बी ऑन टुवर्ड्स योर पिंजोर साइड। पिंजोर में इनकी फैक्ट्री होती होती थी, और ट्रैक्टर्स तो शायद अभी भी आते हैं, बट घड़ियां ही मेन एक उनका जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता होता था। और घड़ी हिंदुस्तान में कोई नहीं बनती थी, तो दैट इज हाउ द टाइटन स्टार्टेड। उसी में आपको जो है जो जीएसटी की शुरुआत है, मींस एचएमटी को जो है डाउनफॉल शुरू हुए 1980s या अर्ली 1990s से। एचएमटी का डाउनफॉल शुरू है। टाइटन की शुरुआत अर्ली 90s से है या लेट 80s से है। अर्ली 90s से कह सकते हो आप कि 1991 में 1990 में टाइटन जो है एक ब्रांड बननी शुरू हो गई थी। अब उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हर एक स्टेट का जो टैक्स है वो स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उनकी किसी स्टेट में घड़ी बिकती थी, किसी दूसरी स्टेट में घड़ी बिकती ही नहीं थी, जहां सेल्स टैक्स हाई होता होता था। रादर घड़ियां जो है वो इंटर स्टेट स्मगलिंग होती होती थी। स्मगलिंग जनरली जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होती है, बट हिंदुस्तान में ही स्मगल हो रही है कि हरियाणा में सेल्स टैक्स सस्ता है तो हरियाणा से घड़ी खरीद लो, और पंजाब में सेल्स टैक्स महंगा है तो यानी पंजाब में घड़ी महंगी होगी, हरियाणा से पंजाब में बेच दो जाके, क्या मुश्किल है। मींस इट्स सो वेरी इजी, सो वेरी सिंपल ना। आपको घड़ी खरीदनी कहाँ से है? आपको घड़ी जो है फॉर दैट मैटर पंचकुला से खरीदनी है और मोहाली जाके बेच देनी है। इतना सही तो काम है। पंचकुला से मोहाली तो आप बंदा पैदल ही चला जाता है, बसें कितनी चलती हैं, कैसे भी चला जाएगा। किस किस की बंदा तलाशी लेगा कि तू घड़ी बेचने आया है या क्या करने आया है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो है वी हेडेड फॉर जीएसटी, क्योंकि जीएसटी मेंट इक्वल सेल्स टैक्स, इक्वल टैक्स ऑन दी सेल्स अक्रॉस इंडिया। वन कंट्री वन मार्केट, एक कंट्री है तो एक ही मार्केट है, मल्टीपल मार्केट्स नहीं है। इसलिए मैं उस सीरीज को देखने की बात कर रहा था। इन सारी प्रॉब्लम्स को झेलते 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 हर सरकार ने झेली। So it was like almost ripe in 2008 या 9, 2008 या 9 में बड़ा क्लियर हो गया था कि अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अब इसको रोकते थे तो एक दूसरे के पॉलिटिकल ओपोनेंट रोकते थे। मींस कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि जो है जीएसटी आए। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो कांग्रेस नहीं चाहती थी जीएसटी आए, बस उतना ही रह गया। अब वहां पर जो है पॉलिटिकल नंबर्स की बात हो जाती है। तो वी स्टार्टेड बेसिकली विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
तो हमको ये अमेंडमेंट याद रखनी है कि जीएसटी जो है वो किस अमेंडमेंट के तहत लगा हुआ है, क्योंकि जीएसटी मींस एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ी। और ये कौन सी अमेंडमेंट है बच्चे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये 101st अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले 100 बार अमेंड हो चुकी है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन जैसे 1950 की लागू हुई है, तो 1950 से लेके 2014 तक या 2016 तक फॉर दैट मैटर 100 बार पहले अमेंड हो चुकी है। और ये 101st अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जीएसटी की एंट्री हुई, तब जीएसटी आया। ये जो हम बात कर रहे थे ना कल, जो है वी टॉक्ड ऑफ आर्टिकल 265 शेड्यूल 12, ये सारी की इनके अंदर अमेंडमेंट्स करी थी हमने। ये जो एज पर आर्टिकल 265 पार्ट 12, ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी की शुरुआत करी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे अमेंडमेंट होती है बच्चे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होती है, पहले तो एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम अमेंड करना चाहते हैं। अमेंडमेंट क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम एक ड्राफ्ट बिल बनाते हैं, मींस बिल बनाते हैं जो ड्राफ्ट होता है कि हमारा एक्ट जो है, हमारा जो है मींस जैसे इनकम टैक्स एक्ट है वैसे ही जीएसटी एक्ट है, तो हम जीएसटी एक्ट लेकर आना चाहते हैं, उसलिए हमने एक पहले बिल बनाते हैं। वो बिल जो थी वो 122nd अमेंडमेंट बिल है। मींस बिल की बात करें तो बिल जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ बिल पास होंगे, कुछ बिल पास नहीं भी होंगे। क्योंकि पहले एक जो है आपका बिल बनेगा, फिर उस बिल के ऊपर जो है बहस होएगी संसद में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। फिर उस बहस में या तो सरकार जीत जाएगी या सरकार हार जाएगी। अगर बहस के टाइम पे सरकार जीत गई तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, और अगर सरकार हार गई तो वो बिल खारिज हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। तो अभी मींस 2014 में 122वां अमेंडमेंट था बिल्स का, जब ये ड्राफ्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, और जब वो पास हो गया तो वो 101st अमेंडमेंट थी। यानी कि 22 बिल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं। 122 माइनस 101 यानी 21 बिल आपके ऑलरेडी रिजेक्ट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बिल बनाया और वो एक्ट बन जाएगा, वो जो है वो कल से लॉ बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्ट का बनने का मतलब हो गया कि वो लॉ है, अब जो है वो कानून है। आपने बिल जो बना रहे हो वो एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक्ट बन गया तो यानी कि वो कानून बन गया। तो सरकारें जो हैं वो बेसिकली कानून बनाती हैं। कानून के ऊपर जो है एडहेरेंस कौन करता है, कानून पालन हो रहा है कानून का या नहीं हो रहा है, ये कौन मेक श्योर करता है, वो जुडिशरी करती है। तो गवर्नमेंट इज देयर टू मेक द लॉ एंड जुडिशरी इज देयर टू मेक द एडहेरेंस टू द लॉ, कि लॉ जो है वो फॉलो हो रही है या नहीं। ये इन दोनों का काम है। एक का काम एग्जीक्यूटिव है मींस बनाना, और दूसरे का काम है जुडिशरी, वो जजमेंट देना। तो जजमेंट सरकार का काम नहीं होगा, जजमेंट कोर्ट का काम होगा, लॉ का काम होगा। ये बात क्लियर है। कल को कोई आपसे पूछे कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत जीएसटी आया, तो आपने कौन सी अमेंडमेंट बोलनी है, 101 अमेंडमेंट बोलनी है। 122 आपने पढ़ा ना पढ़ा भूल जाओ, एक मिनट। 122 अमेंडमेंट बिल की है। आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट याद रखनी है वो 101st अमेंडमेंट है। ये आपसे पेपर सवाल में पूछ ये आपसे सवाल में ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये एनेक्ट कब हुई, ये तारीख भी अपने ने याद रख लेनी है। ये 8 सितंबर 2016 को हुई। और अमेंडमेंट क्या थी, विद द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट भी हमने याद रखनी है बच्चे। ये अमेंडमेंट है कॉन्करेंट पावर on parliament and state legislature to make laws governing goods and services. It means that there will be dual control of state and central authorities for all assessees. अभी तक जो है हमारे पास जो है ये अथॉरिटी जो है अलग अलग होती थी। कुछ स्टेट सब्जेक्ट होते थे, कुछ जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट होते थे। कुछ जगह पे जो है टैक्स सेंट्रल लगाता होता था, यानी सेंट्रल लगाता था, यानी जैसे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती होती थी।
सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाता होता था, एक दूसरे की जो अथॉरिटी थी उसमें हम इंट्रूड नहीं करते होते थे। बट ये वाली जो अब अमेंडमेंट करी इन्होंने, इस टैक्स को, ये जो टैक्स है जिसका नाम जीएसटी दिया है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। यूनियन लिस्ट में भी नहीं है अब ये स्टेट लिस्ट में भी नहीं है। नॉर्मली जो टैक्स लगाने की लिस्ट होती है वो तीन होती हैं सरकार के पास, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये वाला टैक्स जो है, जो जीएसटी एक्ट आना है, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया कि हाँ जी दोनों ही जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। अब इसकी गवर्नेंस आगे कैसे होनी है इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर जो गवर्नेंस है उसके लिए इन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाई है। व्हाट इज द टर्म? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर होता है, किस मेंबर के पास कितनी परसेंटेज वोटिंग राइट है, दिस वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। जैसे जैसे सब्जेक्ट जो है आपका डेवलप होता जाएगा, आपको ये चीजें याद भी बड़ी आराम से होती चली जाएगी। ठीक है बच्चे, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि एज पर सेक्शन 246A, मींस एक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जीएसटी किसका पार्ट है। इज इट द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? द आंसर इज नो। इज इट द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? द आंसर अगेन इज नो। इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। So as per Article 256A, the power to levy GST has been given to the Parliament as well as to the legislature of every state. हर एक स्टेट के पास इसके पावर। अब वो पावर कैसे है इसी के ऊपर मैं आपको कह रहा हूं दैट वी विल गेट बैक ऑन दिस। ये पावर जो है थ्रू जीएसटी काउंसिल है। ऐसे नहीं कि हर स्टेट अपना कहेगा कि मैंने तो जी इसके ऊपर 8% लगाना है, हरियाणा कह रहा है मैंने 8 लगाना है, पंजाब कह रहा है मैंने 12 लगाना है, हिमाचल कह रहा है मैंने 15 लगाना है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो कैसे होगा? दैट हैज टू बी ड्रिवन थ्रू जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इज सुप्रीम। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, कौन कौन मेंबर है, दैट वी विल टॉक सेपरेटली। सो आईजीएसटी विल बी अपोर्शनड। अब हमने कल बात करी थी, तीन तरह के टैक्स होते हैं बच्चे। एक सीजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। एक एसजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। जब भी सेल विद इन दी स्टेट होएगी, मींस आपने सेल स्टेट के अंदर ही करी, जैसे जलंधर से सेल जो है वो हुई और वो नंगल आई, नंगल भी पंजाब है और आपका जलंधर भी पंजाब है, तो वहां पर जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बट यही सेल जलंधर से नंगल ना होकर जलंधर से ऊना हो गई। अब जलंधर से जब ये सेल ऊना हुई तो सेल हुई पंजाब से हिमाचल के अंदर। जब ये सेल हिमाचल के अंदर हो गई तो यहां पर जो बिल है उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी ना लग के उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है जी। मींस अगर सेल विद इन दी स्टेट है तो कौन से टैक्सेस? सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसे अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी हो गया, 9% ही एसजीएसटी हो गया, 18% जीएसटी हो गया टोटल मिला के। बट अगर सेल इंटर स्टेट है, मींस पंजाब से सेल जो है वो हिमाचल हो रही है, तो उस केस में टैक्स तो 18% ही लगेगा, मगर वो टैक्स 18% जो है बिल के ऊपर इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी नहीं लगेगा, और पूरा 18%। जब हम प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, जब हम दिखाएंगे आपको कि रिटर्न कैसे फाइल होती है, जब मैं आपको एक जो है इंटरस्टेट का बिल दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आईजीएसटी, जैसे कल लोकल सेल्स टैक्स का बिल दिखाया, लोकल सेल्स का बिल दिखाया था, मींस लोकल सेल्स मींस विद इन दी स्टेट सेल, तो उसमें वो 2.5% टैक्स दो ब्रैकेट्स में लगा हुआ था। वही अगर इंटरस्टेट सेल हो, आईजीएसटी लग रहा हो, तो वहां पर सीधा 5% लगता है। उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है एंड ऑल दैट हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सेशंस में अपने। So IGST will be apportioned between the center and states in the manner provided by the parliament by law as per the recommendation of GST council। ये भी GST council ने रिकमेंड करा हुआ है कि कैसे बटना है, इसको हम आज ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कोई GST council ने रोज नया ज्ञान नहीं देना है। इसमें जो GST council ने हमें ज्ञान दे दिया है उसको हम कोशिश करेंगे कि आज ही डिस्कस करें। ठीक है जी। सो जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी किस पे लगना है? हर एक सप्लाई पे लगना है, जो चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो,
चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई। एक सर्विसेज की सप्लाई क्या हुई, जैसे मैं अभी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी सर्विसेज जो आपको हैं वो सरकारी हैं, मींस इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स रन कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आ रही हैं आपको सर्विसेज मेरी जो हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आ रही हैं तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। यही अगर मैं सर्विसेज आपको एज ए प्राइवेट ट्यूटलेज रन कर रहा होता, मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा होता आपको, तो इन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है एट द रेट ऑफ 18%। तो जैसे ही आप ये सर्विसेज मेरे से ले रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ, उसकी जैसे ही आप मेरे को फी पे करोगे, जैसे ही मेरे को फी की पेमेंट आएगी, उसमें आप मेरे को जीएसटी पे कर इमीडिएटली साथ। ठीक है जी। और वो जो सर्विस डिलीवरी है, क्योंकि वो विद इन 2 डिफरेंट स्टेट्स हो रही है, जैसे मैं दिल्ली से बैठ के आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप हिमाचल या पंजाब में मेरी सर्विसेज ले रहे हो, तो ये आईजीएसटी इसके ऊपर हो जाता। ये एक सर्विसेज का बड़ा सिंपल सा एलिमेंट्री सा एग्जांपल है। वैसे ही गुड्स है, अगर पंजाब से आपको कोई पंजाब में बैठ के पंजाब से ही गुड्स खरीद रहे हो, तो यस इट इज अ स्टेट सेल विद इन दी स्टेट सेल। इसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल भी, इंट्रा स्टेट सेल भी कहते हैं, इंट्रा, INTRA। और अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बैठ के सामान खरीद रहे हो, मींस आप मान लीजिए कि ऊना में बैठे हुए हो और आप नंगल से सामान, नंगल के किसी वेंडर को फोन करके कहते हो कि भाई 1 ट्रक ईंटों का मेरे को भेज दे, तो सेल शुरू कहां से हुई, पंजाब से हुई, और खत्म कहां हुई, वो हिमाचल में जाके हुई। तो उस सेल को हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल होगी तो टैक्स कौन सा लगना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो टैक्स कौन सा लगना है, वो लगना है आईजीएसटी। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? मैं मान के चलता हूं कोई डाउट नहीं है। आपकी जो म्यूटनेस है उसको मैं हाँ मान रहा हूं। किसी को डाउट हो इमीडिएटली जो है शोर मचाते हुए पूछो, नहीं समझ में आया। ओके सो अब ये टैक्स यहाँ पर हमने आधी लाइन पढ़ी थी, तो कह रहा था कि जीएसटी विल बी लेविड ऑन ऑल दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक शराब को छोड़ के उसने सबके ऊपर टैक्स लगा दिया जीएसटी। अब शराब पे क्यों छोड़ा है, इसका हिंट हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। जो शराब है दैट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसके ऊपर स्टेट जो है, जैसे पंजाब में बात करें या हरियाणा में बात करें या हिमाचल में बात करें, तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। और इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो कौन सी एक्साइज ड्यूटी है, उसको हम स्टेट एक्साइज कहते हैं। नॉर्मली एक्साइज जो है वो सेंट्रल एक्साइज सब्जेक्ट है, सरकार जो है केंद्रीय सरकार लगाती है। बट इस केस में, लिकर के केस में, एल्कोहल, एल्कोहलिक लिकर मींस एथेनॉल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल जिसे कहते हैं, मिथाइल नहीं होगा इसमें, मिथाइल जो है वो इंडस्ट्रियल यूज में आ जाता है। इथाइल अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एथेनॉल भी नहीं होगा। एथेनॉल जो है वो इथाइल अल्कोहल का ही नेक्स्ट पार्ट है, इथाइल अल्कोहल को ही आगे और रिफाइन किया हुआ है। मगर इथाइल अल्कोहल जो एथेनॉल है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो गाड़ियों में डालने के लिए, उससे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। तो इथेनॉल की बात नहीं कर रहे हम, बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ लिकर, शराब की बात कर रहे हैं, प्योर प्योर जो ह्यूमन बींग्स पीते हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो स्टेट एक्साइज का सब्जेक्ट है, इसके लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगेगी और उसके बाद उसके ऊपर स्टेट वैट भी लगेगा। उसी स्टेट का जो वैट जो हम कल बात कर रहे थे कि बंद हो गया हुआ है, वही वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, वो दोबारा सिर्फ उस शराब के ऊपर लगने हैं और किसी चीज। तो ये पहली, ये जो स्लाइड जो है मैंने थोड़े से निशान विशान लगा के डर्टी सी कर दिया है। इज इट क्लियर टू यू गाइस? सर अल्कोहलिक वाला दस दिन यस सर। अल्कोहलिक वाला दोबारा दसना है बेटा। Yes, अभी इसको sir. मैं कंटिन्यूटी में कई बार बताऊंगा, तो चिंता नहीं करने की बात है, क्योंकि ये जो है ये ना भुलाने वाला एक सब्जेक्ट है। इसको मैंने 3-4 बार अभी कवर करना है, तो नो मच वरीज।
सिर्फ इतना से याद रखना है कि शराब जो है किसी भी फॉर्म में बिक रही हो, विस्की, रम, देसी, अंग्रेजी, स्कॉच, शैंपेन, वाइन, किसी भी शेप एंड फॉर्म में बिक रही हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है। बस इतना याद रखना है। ठीक है जी। ओके यस सर। मतलब वो इसके अलावा मींस बिसाइड्स शराब, अभी अगली स्लाइड में हम कवर करेंगे कुछ और आइटम्स भी हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है। बट उसके ऊपर जीएसटी ना लगने का एक दूसरा रीजन है। शराब जो है वो सेपरेट रीजन हो गया। शराब जो है वो आपकी स्टेट एक्साइज में आ जाती है, इसलिए नहीं लगता। वो प्योर प्योर स्टेट सब्जेक्ट है। बाकियों के ऊपर सेंट्रल एक्साइज आ जाती है, इसलिए नहीं लगता। जो शराब है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज आ जाती है, इसके लिए नहीं। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम जो है बाकी चीजें कवर कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है वो कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा आते हैं। आज हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी करेंगे, थोड़ा सा मतलब रिलेटेड टू जीएसटी। सो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं अब, दैट इज बेसिकली यही। एक तो 101st अमेंडमेंट हमें याद हो गया है, 2016 में हुई थी ये 101st अमेंडमेंट, सितंबर में हुई थी। सितंबर की कौन सी तारीख को हुई थी? 8 सितंबर को हुई थी। तो ये तारीखें वारीखें हमने सब हिस्ट्री के पेपर की तरह याद कर लेनी है कि 8 सितंबर 2016। हालांकि 8 वाट कोई नहीं पूछेगा आपसे, अब तो सितंबर भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये शुरू की जो अटेम्प्ट थे, जब 2016-17 में पेपर आता था उस टाइम पूछते थे। अब पुरानी बातें होगी, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट नाउ। बट फिर भी आपको 101st अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था, ये याद रखना है। 2016 में हुआ था ये भी। सितंबर बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस में आने वाले हो इसी में, तो सितंबर भी आपको याद हो जाएगा। The explanation to Article 269A of the Constitution of India provides that import of goods, अब ये जो है इसके ऊपर हमने कल हल्का सा जिक्र किया था। आपका कस्टम्स में जो है, ये कस्टम्स एक्ट का हिस्सा है जो इधर छापा है। दिस इज पार्ट ऑफ कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट क्या कहता है? जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो या गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। ज्यादातर हर एक इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, और कुछ एक एक्सपोर्ट्स भी होते हैं जिसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। The explanation to Article 269A of the Constitution of India provides that import of goods or services will be deemed as supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। तो वो कहता है, मींस कवि जो है वो इस टाइम क्या कहना चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुम जो है कस्टम्स की डेफिनेशन के हिसाब से गुड्स इंपोर्ट करोगे या सर्विसेज इंपोर्ट करोगे, यानी कि दूसरी कंट्री से मंगाओगे, अमेरिका से मंगाओगे, चीन से मंगाओगे, मलेशिया से मंगाओगे, दुबई से मंगाओगे, कहीं से भी मंगाओगे, तो ये हम मान लेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएसटी एक्ट। जीएसटी के हिसाब से हम ये मान लेंगे कि ये आपकी इंटर स्टेट परचेज है। वी विल ट्रीट इट एज इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट परचेज होगी तो उसके ऊपर कौन सी तरह का जीएसटी लगेगा बच्चे? ये आपसे मेरा आप सवाल है। सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आईजीएसटी लगेगा, यानी कि जब भी आप इंपोर्ट करोगे किसी गुड्स को या किन्हीं सर्विसेज को, तो उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ठीक है जी। तो यहां पर आर्टिकल 269 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये चीज बता रहा है। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी विल बी लेविड along with the basic custom duty। तो एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, बीसीडी कहते हैं उसको। बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ फिर आईजीएसटी भी लगता है। अब ये कैसे लगता है, जब हम कस्टम्स एक्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना अपने दिमाग में डाला कि भाई अगर हम इंटरस्टेट सेल परचेज कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगना है, मगर अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी जो है सरकार ने इंटरस्टेट परचेज ही ट्रीट करना है, उसके ऊपर भी आईजीएसटी देने की बात कर रही है। कैसे देना है वो जिस दिन कस्टम्स ड्यूटी पढ़ रहे होंगे उस दिन पढ़ेंगे। अभी हम इस वाले को पार्क कर देते हैं, इसके बियॉन्ड इस पॉइंट को पार्क कर देते हैं। ठीक है जी। बट ये चीज क्लियर है कि इसके ऊपर भी आईजीएसटी ही
लगना है। इसको अब जो है हम अपनी स्लाइड को थोड़ा सा जो है वो कमजोर कर मतलब जो है साफ कर लेते हैं, सो एज दैट थिंग्स डोंट अपीयर टू बी दैट शैबी एज जैसे पिछली स्लाइड में हमने कर दी थी, उतनी गंदी नहीं करते हैं। साथ ही इसको साफ करते चले जाते हैं। साहब रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना इन चीजों की, तो अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही अपना इतना डर्टी बैकग्राउंड दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगता। So principles for determining the place of supply and when a supply takes place in the course of interstate or commerce shall be decided by parliament. Parliament ने decide कर लिया है, हम उसे समझ लेते हैं। मींस जो principles है for determining the place of supply and when a supply takes place in the course of interstate trade or commerce, इसको हम जो है धीरे धीरे करके एक दो क्लासेस में पूरे के पूरे इसको एग्जॉस्टिव मैनर में समझ लेंगे। आज हम सिंपल चीजें समझेंगे, कल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी समझ लेंगे, क्योंकि सप्लाई जो है वो कई बारी वाइल द गुड्स आर इन ट्रांजिट, जब गुड्स ट्रांजिट में होते हैं तो भी सेल कर देते हैं, तो उन सबको कैसे हम जो है वो ट्रीट करते हैं, दैट ऑल सिनेरियोज वी विल अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ जाता है, द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब कुछ एक प्रोडक्ट्स बताए हैं जहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे ह्यूमन कंजम्पशन, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन थी, वो स्टेट एक्साइज का सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर जो है वो कुछ आइटम्स आ गए हैं जिनके ऊपर आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। वो कौन से हो गए? वन इज योर पेट्रोलियम, क्रूड, मींस अगर पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है, जो जैसे कुछ एक जगह पर निकलता है, हिंदुस्तान में सब जगह तो नहीं निकलता, बॉम्बे हाई में निकलता है, एंड देन डिगबोई करके एक जगह है असम में, वहां निकलता है। तो क्रूड ऑयल जिससे बेसिकली पेट्रोलियम जो है, जो पेट्रोलियम निकलता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगे, पेट्रोलियम के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगे। ठीक है जी। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हमारा पेपर का सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पेपर में नहीं आना, तो हमने दिमाग नहीं लगा। वैसे ही आपका जो है हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल मींस डीजल जो होता है आपका, मोटर स्पिरिट जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल और डीजल के ऊपर, या एविएशन टरबाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज चलता है, हवाई जहाज चलाने वाला पेट्रोल जो है वो है एटीएफ कहते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, या नेचुरल गैस, इन सब के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगना है। ये चारों के चारों प्रोडक्ट्स मींस जो हैं पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये सारे के सारे जो हैं नॉट अंडर जीएसटी हैं। फ्यूचर में ये सब पे जीएसटी लगेगा बच्चे, आज की डेट में इस पे जीएसटी नहीं। अब फ्यूचर में लगेगा, दैट इज अगेन अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि लगेगा या नहीं लगेगा, ये कब लगेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि जो भी आपकी आइटम जीएसटी के अंदर आ जाएगी उसके ऊपर जो है आपका जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स है वो खत्म हो जाएगा। कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। आज जो हमने कंसंट्रेट करना है वो कैस्केडिंग के ऊपर जो है करना है। आज और अगली क्लास जो है, ये दो क्लासेस हमारी कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट पे रहने वाली है, तो ये चीज हमने ध्यान दी। तो ये ए बी सी डी आइटम्स जो हैं ये भी आपकी जीएसटी के अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट हो गया, जिसके ऊपर जो है ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और साथ में जीएसटी भी लगती है। मींस यहां पर ऐसा नहीं है ये टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, टोबैको प्रोडक्ट्स पे वो जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं और साथ में जो है वो एक्साइज ड्यूटी। जैसे सिगरेट होती है, तो सिगरेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऊपर हर एक सिगरेट के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। वो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कैसे चार्ज करते हैं कि अगर आपकी सिगरेट जो है वो 30 mm की है या 60 mm की है, कुछ डिफाइन करी हुई है उन्होंने लेंथ और सिगरेट की, तो उसके ऊपर पर सिगरेट 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगेगी या 4 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसको जो है अगर इस टाइप से ड्यूटी डिफाइन करी होती है तो इसको हम स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और अगर जो है वो सिगरेट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी डिफाइन करी हो
कि सिगरेट की जो एमआरपी है, एमआरपी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ऑफ 30% लगेगी, तो इसको हम एड वैलोरम कहते हैं। एड वैल्यू। एड वैलोरम वापस से दिखना शुरू हो गया? कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं दिख रही स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल? नो सर। एड वैलोरम। नो सर। नो सर। अच्छा बच्चे, एक मिनट ठहरो, मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी, मेरा तो पता नहीं क्यों ये बंद सा हो गया था, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ जी, चलो थोड़ी देर मेरे को ही देख लो। एड वैलोरम का मतलब जो होता है दैट इज लाइक जो भी वैल्यू है उसकी, सिगरेट की वैल्यू हो या जो भी प्रोडक्ट के ऊपर एड वैलोरम टैक्सेस लग रहे हैं, सो दैट एड वैलोरम मींस की परसेंटेज ऑन दी वैल्यू। सीधी सीधी वैल्यू है आपकी, 100 रुपए की वैल्यू है, उसके ऊपर ऊपर एड वैलोरम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% हुआ, तो 100 रुपए के ऊपर 20% टैक्स मींस 20 रुपए का टैक्स होगा। अगर 30% एड वैलोरम ड्यूटी हुई तो 100 रुपए के ऊपर 30% मींस 30 रुपए का टैक्स हो गया। और अगर स्पेसिफिक हुई तो आपका प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव, उसके ऊपर आपको बताया गया है कि 5 रुपए की ड्यूटी लगनी है। चाहे प्रोडक्ट 10 रुपए का है, चाहे 100 रुपए का है, ड्यूटी जो है वो 5 रुपए ही लगेगी। तो सिगरेट्स के ऊपर ड्यूटी जो है वो स्पेसिफिक के हिसाब से लगती है। कुछ एक आइटम्स हैं जिनके ऊपर एड वैलोरम भी लगती है। तो मींस एक्साइज ड्यूटी जो है वो इस सिगरेट के ऊपर लग गई, सिगरेट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, उसके ऊपर प्रॉफिट आ गया, वो जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेची जाएगी तो उसके ऊपर जो है फिर जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी मींस वही सेल्स टैक्स टाइप्स वाला टैक्स जो है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तब जो है वो हम नॉर्मल रेट से टैक्स लेंगे। वहीं जब हम पीछे बात कर रहे थे पेट्रोलियम की या पेट्रोल की या डीजल की, तो पेट्रोल डीजल के ऊपर भी जीएसटी लगी, उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगी। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी दोनों तरह से लगती है, स्पेसिफिक भी लगती है और साथ में एड वैलोरम भी लगती है, दोनों लगती हैं। बट साथ में उसके ऊपर जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं होता है, उसके ऊपर जीएसटी ना चार्ज होकर उसके ऊपर वैट चार्ज होगा, वैल्यू एडेड टैक्सेस चार्ज होंगे। अब हमको बस इतना ही समझना था, सीखना था। हमारी जो हार्ड डिस्क है, मींस इस टाइम जो मेमोरी है वो खाली है जीएसटी को लेके। यहाँ पर अब कहीं नोट बना के हल्का सा रख लो, इससे ज्यादा हमने इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना कि पेट्रोलियम पे कैसे ड्यूटी लगती है या शराब के ऊपर कैसे ड्यूटी लगती है, इवन सिगरेट्स पे ड्यूटी कैसे लगती है, वो भी किसी ने नहीं पूछना। दिस वॉज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आगे चल के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके बारे में बताया नहीं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी आवर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। हमारे पेपरों में किसी ने नहीं पूछा। अब हम वापस एग्जाम्स में क्या पूछना है उस पर आ जाते हैं। मैं एक बार दोबारा से शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। यहाँ पर जो है एक्ट में लिखा हुआ है कि एक बार इन आइटम्स के ऊपर जीएसटी इंपोज करना शुरू कर दिया हमने, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई और ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग की ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में होती है वो खत्म हो जाएगी। देन इट विल कम इन द परव्यू ऑफ जीएसटी ओनली। आज की डेट में जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता चला जाता है। Now, the power to impose tax on sale of above products, save for tobacco and tobacco products, is still provided to the state government, including on means जो वही जो सेल्स जब हम करते हैं तो जो टैक्स लगता है वो वैट लगता है ऊपर की सारी आइटम्स के ऊपर, मगर टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स को छोड़ के, क्योंकि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगता है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है? एच वाला जो मैंने पहले ही बता दिया, अब मैंने पढ़ के आपको समझा दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एनी डाउट्स? किसी भी तरह का इस पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लो। ये सब्जेक्ट जो है वो सारा का सारा अभी ही समझेंगे, अनलाइक जैसे मैंने वो लिकर वाली कहानी कही थी कि थोड़ी देर बाद समझा दूंगा दोबारा से, इसमें मैं शायद इसको रिविजिट दोबारा नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें कोई इस स्लाइड में कोई पॉइंट मिसिंग है तो बता दो।
जो नहीं समझ में आया? नो सर। वेरी क्लियर? Yes, sir. Clear. यस सर। चलो गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी है क्या है, वो एक बार जो है अब रट्टा मारने वाली स्टेज पर आ जाते हैं कि अब चीजें कुछ एक याद करनी शुरू कर देनी है हमने। सो गुड्स एंड सर्विसेज मीन पेपर भी तो देना है ना, सिर्फ गप थोड़ा ना मारनी है। So goods and services tax means a tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of, मतलब ये आपके पीछे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं करा था, क्योंकि हर डेफिनेशन में ये आएगा कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के बाकी किसी भी तरह की सप्लाईज हो, चाहे सर्विसेज की हो चाहे गुड्स की हो, तो उसके ऊपर जो है आपका जीएसटी टैक्स लगता ही लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी। मतलब आपसे भी कोई पूछे व्हाट इज जीएसटी, तो आपने भी ये एल्कोहलिक लिकर फॉर हम ह्यूमन कंजम्पशन को सेव करते हुए आंसर देना है कि इसके ऊपर छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हिंदुस्तान में बिक रही हैं, सप्लाई कर रहे हैं आप, तो उस सप्लाई के साथ आपको जीएसटी जो है वो रिकवर करना है, और रिकवर करके अल्टीमेटली सरकार को जमा कराना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सो जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सर्विस और बोथ, चाहे आप सेल करो चाहे आप सर्विस दो। सर्विसेज सेल कर रहे हो, बेसिकली जब सर्विस दे रहे हो तो यू आर सेलिंग दी सर्विसेज। मैं आपको सर्विसेज बेच रहा हूं, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी सर्विसेज जो है वो अंडर जीएसटी नहीं आती हैं। यही सर्विसेज अगर मैं आपको प्राइवेट ट्यूशन के नाम पे दूं, तो वो सर्विसेज जो सेल कर रहा हूँ वो अंडर जीएसटी आती हैं, तो मैं आपसे ट्यूशन फीस के साथ साथ जीएसटी भी चार्ज करूंगा, और वो जीएसटी सरकार को कराऊंगा। So GST is a destination based consumption tax. डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का क्या मतलब हो गया? जिस डेस्टिनेशन पे ये टैक्स ये गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं, मींस जहां पर ये फाइनली बिके हैं वहीं पे कंज्यूम होंगे। जैसे हिमाचल में बिके तो हिमाचल ने कंज्यूम कर लिए, अगर वो हिमाचल से उठ के जम्मू कश्मीर में बिकने चले गए तो जम्मू कश्मीर में फाइनली कंज्यूम होंगे। तो टैक्स सारा का सारा उस सरकार को जाएगा जिस सरकार की टेरिटरी में ये गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं। जो फाइनल कस्टमर है उसने खरीदे हैं, फाइनल कंज्यूमर, उस कस्टमर को जिसने फाइनली कंज्यूम करने के लिए खरीदा हो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर में ये फर्क हो जाए। So this is a tax on consumption and this is a tax which is actually levied on the destination of consumption. GST offers comprehensive and continuous chain of tax credit. अब कल हमने जो स्टोरी समझी थी, एक टैक्स की स्टोरी समझी थी ना हमने, कि एक हमने आइटम बेची, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, मींस 1000 रुपए की बेची थी, 1000 रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स लग गया था, मींस फॉर दैट मैटर 10,000 की थी तो 10,000 रुपए के ऊपर हमने टैक्स जो है वो 1800 लगा दिया था। फिर वही चीज आगे 12,000 की, 12 की ने बेच के हमने 30,000 की बेची थी वही आइटम, तो 30,000 रुपए के ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो फिर आगे बढ़ गया था, मींस इट वेंट ऑन ए हायर रेट, मींस इस टैक्स को हमने 18% मान के, सॉरी आई रिमेम्बर, 1000 रुपए लगाया था, 30,000 रुपए के ऊपर वो टैक्स फिर 3,000 रुपए हो गया था, और फिर फाइनली ये आइटम हमने 40,000 रुपए में बेची थी, तो यहाँ पर हमने टैक्स 4,000 रुपए रिकवर करा था। तो कायदे से सरकार के पास टैक्स जो है वो क्या 8,000 रुपए पहुंचा था? इसका जवाब जो है हमने आज निकालना है कि ये टैक्स चार्ज जरूर ऐसे हुआ कि 10,000 की आइटम बनी तो बिल 11,000 रुपए का बना, फिर 30,000 रुपए की बिकी तो बिल 33,000 का बना, फिर 40,000 की आइटम्स बिकी तो बिल 44,000 का बना। मगर सरकार के पास टैक्स कभी भी जो है वो 4, 3, 7 और एक 8,000 नहीं पहुंचा। सरकार के पास टैक्स खाली 4,000 रुपए ही पहुंचा। यही जो है बेसिकली हमको जीएसटी जो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कैसे करता है यही समझाता है। ये कैसे करना है, मींस जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। यहां पर हम टैक्स क्रेडिट्स कैसे लेते हैं वो चीज समझ, ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब मैं हल्का सा पहले आपको टैक्स क्रेडिट्स नहीं, पहले आगे पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसकी ये जो चेन है उसको एक बार क्लियर कर लेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूं कि टैक्स रिकवर तो हमने 8,000 किए हैं,
मगर जमा सरकार को 4000 ही होते हैं। ये कैसे करते हैं इसको हम विद चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो समझते चले जाते हैं, एक आधी इलस्ट्रेशन लेके समझते हैं। ठीक है जी। So GST where burden is born, GST where burden is borne by the final consumer. जो टैक्स है, जो फाइनल जीएसटी का टैक्स है, ये किसको लगना है? ये टैक्स सारा का सारा जिसने कंज्यूम किया है, कंज्यूमर जो है, ये टैक्स उसने देना है। जब ये 40,000 रुपए का सामान कोई कंज्यूमर खरीदेगा, ये जैसे रेस्टोरेंट था ना हमारा, तो ये जो है ये किचन थी, 10,000 रुपए का 10 रस्त खरीद के लाई थी, ये रस्त लेकर आई थी और इसने इसको 11,000 रुपए के सामान को 10 प्लस 1000, 11,000 रुपए के सामान को 33,000 का बना के बेच दिया था रेस्टोरेंट वाले को। रेस्टोरेंट ने आगे इसे 44,000 का बना के, हो सकता है 15 कस्टमर्स में डिवाइड करके बेचा हो। तो ये सारा का सारा जो 4,000 का टैक्स है, ये इन 15 कंज्यूमर्स जिन्होंने वहां रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया है या खरीद के घर लेके खाना खाने के लिए, ये पूरा का पूरा टैक्स जो है 4,000 इन्होंने बियर करना है। बीच में ना तो किचन ने एक पैसा टैक्स देना है, ना रेस्टोरेंट ने एक भी पैसा टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ टैक्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन। जो कंज्यूम करेगा वही टैक्स बियर करेगा। अगर रेस्टोरेंट का ओनर जो है वो अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खा लेता है, तो जितना खाना उसने खुद खाया है उसका टैक्स वो खुद बियर करेगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट नहीं है जो खाना खा रहा है, वो रेस्टोरेंट में एक कंज्यूमर है। दैट मे बी द ओनर, दैट मे बी द एम्प्लॉय, और दैट मे बी अ थर्ड पर्सन जो रेस्टोरेंट का पेट्रन है, कस्टमर है, वो वहां जाके खाना खरीद के खा। ठीक है जी। जीएसटी एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जीएसटी कैस्केडिंग टैक्स को कैसे एलिमिनेट करता है, ये भी इसी इलस्ट्रेशन से हम समझ लेंगे। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। जीएसटी जो है वो यूनिफॉर्म टैक्स मींस एक कंट्री, एक मार्केट, एक ही टैक्स, वो भी बात करता है। तो ये जो है ये आपके जो है ये फीचर्स ऑफ जीएसटी हो गए इस स्लाइड के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी या फीचर्स ऑफ जीएसटी, ये सब जो है इस स्लाइड के अंदर हमने कवर कर लिया। किसी को कोई डाउट बचे फीचर्स के ऊपर? चलें आगे। सर लास्ट सेकंड Yes, एक्सप्लेन sir. करिए सर दोबारा तो। एक डाउट है। बोलो। बोलो बच्चे, क्या डाउट है? सर लास्ट सेकंड एक्सप्लेन कर दो दोबारा तो। जीएसटी ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया। सर नहीं, लास्ट सेकंड। सेकंड लास्ट, ओके। जीएसटी एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसको मैं अभी आगे समझाता हूं, उसकी चिंता नहीं करो। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को जो है मैं आगे चल के अभी समझाता हूं, विद एन इलस्ट्रेशन समझाता हूं, उसके बाद ना समझ में आए तो दोबारा पूछना। ठीक है जी, इसको नोट कर लिया मैंने अपने लिए। अब इसकी एडवांटेजेस, ये सारे पॉइंट्स हमने बेटा ये स्लाइडें याद कर लेनी है ये वाली, क्योंकि ये सारी आपकी पेपरों में पूछी हुई चीजें हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। सो एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स हो गया। अब इसका एक एडवांटेज और है, हम हिस्टोरिकली जो है कई तरह के टैक्सेस लगाते आए हैं, तो वो सारे टैक्सेस खत्म हो गए। रिमूवल ऑफ बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस हमारे जो टैक्सेस थे वो किस किस फॉर्म में होते थे। एक हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता था वैट, वो हमने खत्म कर दिया जीएसटी लगा के। वैट के अलावा हम सीएसटी लगाते होते थे, इसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं, ये इंटरस्टेट सेल के लिए होता था, तो ये दोनों टैक्स हमने खत्म कर दिए। सर्विस टैक्स जो है वो भी हमने खत्म कर दिया, पहले एक सर्विस टैक्स भी होता था जो सर्विसेज पे लगता था। फिर हमने एक काउंटर विलिंग ड्यूटी होती थी सीवीडी, ये हम जब गुड्स इंपोर्ट करते थे तो लगती होती थी, ये भी खत्म कर दी। फिर एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती थी, ये भी इंपोर्ट करने पे लगती होती थी, तो ये जो है आपके कस्टम्स वाले टैक्स थे, इनको भी खत्म कर दिया। इसकी जगह भी हमने वहां पे सीधा जीएसटी लगा दिया कस्टम्स में भी। फिर एक्साइज ड्यूटी भी हमने खत्म कर दिया, यहां पर भी हमने जीएसटी लगा दिया। तो हमारा ये जो टैक्स है, जो एक कंपनी नई आती थी या पुरानी भी होती थी, उसको इन सब टैक्सेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते थे, अलग अलग कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी, वो सारी कंप्लायंसेस का एक सिंगल डिपार्टमेंट बन गया। तो ये ईज ऑफ बिजनेस हो गया एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब आपने
1 2 3 4 5 6 तरह के टैक्स को एक सिंगल टैक्स में मर्ज, ठीक है ना। तो ये चीजें आसान हो गई। जो आप 6 तरह की कंप्लायंसेस करते थे, अब आप सिंगल कंप्लायंस के थ्रू उन सारी 6 की 6 कंप्लायंसेस को बड़े आराम से कर पा रहे। कैस्केडिंग टैक्स कैसे हुआ, ये अभी चैलेंज है बच्चे, कुछ एक के लिए है, कुछ एक पहले पढ़ के आए हैं उनके लिए नहीं है, मगर जो नहीं पढ़ के आए हुए उनको समझाना मेरा काम है, तो आज बिना उसके छोड़ेंगे नहीं आपको, अभी पढ़ाते हैं। तो ये इंक्रीज्ड ईज, हाँ जी सर मेरा हेलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं? पूछो जी। सर आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स में जीएसटी मतलब जीएसटी लगता है, तो क्या सारे रेस्टोरेंट्स में लगता है, मतलब जो स्मॉल्स भी होते हैं? अगर बच्चे उनकी टर्नओवर जो है ना वो एक लिमिट से नीचे है, सेल अगर एक लिमिट से नीचे है तो फिर नहीं लगता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। यस सर। ठीक है, इस चीज को भी हम पढ़ेंगे कि हम कितनी अगर सेल हो एक साल के अंदर तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, ये सारी बातें पढ़नी है हमने। ठीक है जी, यस सर। चलो गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे, वेरी गुड, कैरी ऑन। ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं और किसी भी तरह के सवाल पूछने हैं, अच्छे सवाल के ऊपर जो है आप खुद खुश हो जाइए, और अगर आपका सवाल हल्का होगा तो मुझे खुश कर दीजिए, खुश खुश करने से तो खून बढ़ता है और क्या है। ठीक है, लोअर को अब, क्योंकि यहां पर जो है कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो रहा है, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इज गेटिंग मूव्ड ऑफ, तो उस वजह से आपकी चीजों की कॉस्ट कम होती है, इट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्रीजेस द डिमांड, क्योंकि अगर प्राइस कम हो जाएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर आइटम सस्ती हो जाती है, अगर किसी चीज की कीमत कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। 11th 12th की इकोनॉमिक्स में हमने ये बेसिक चीजें पढ़ी है ना। यस तो सर। तो आपका कैस्केडिंग टैक्स की वजह से, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स की वजह से ये चीजें जो है आपकी अब कंट्रोल में आ गई, जो चीजें महंगी थी वो अब रिलेटिवली सस्ती हो गई। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि मैं आप कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स एक बार समझा दूं आपको। मैं एक दूसरे बोर्ड पर आ रहा हूं जहां मैं कैस्केडिंग इफेक्ट बताता हूं आपको क्या होता है। हम पहले जो है दो तरह के टैक्स मान के चलो लगाते थे, एक हमारा एक्साइज ड्यूटी होता होता था और दूसरा हमारा जो है वो वैट होता होता। ठीक है जी, सिर्फ दो टैक्स मान लेते हैं, हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। अगर सर्विसेज मैन्युफैक्चर होंगी तो एक्साइज ड्यूटी की जगह वहां पर आपका सर्विस टैक्स आ जाएगा, बट अभी हम जो है वो गुड्स की बात कर रहे हैं। तो एक्साइज ड्यूटी जो है बच्चे पहले जो लगती होती थी या आज भी लगती है, लिकर को छोड़ दें तो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है ना, यूनियन एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये चीज बोली ना मैंने अभी तक, लिकर पे कौन सी लगती है, स्टेट एक्साइज लगती है, मगर बाकी आइटम्स के ऊपर, सबके ऊपर जो है सेंट्रल एक्साइज लगती थी। सन 2017 तक, 2017 तक हर एक आइटम के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है एनीथिंग बीनीथ द सन, जो भी सूरज के नीचे जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, सबके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और वैट भी हर एक आइटम को जब हम सेल करते हैं तो लगता था, और ये जो है ये स्टेट सब्जेक्ट था। अब एक्साइज ड्यूटी को जो है वो हम पता क्या नाम देते होते थे तब, वी यूज टू कॉल दिस एक्साइज ड्यूटी, और इस एक्साइज ड्यूटी का नाम जो था वो था सैन वैट। सैन वैट का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, मींस एक्साइज ड्यूटी क्योंकि सेंट्रल एक्साइज है, सब्जेक्ट इसको हम कह देते थे सैन वैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और ये जो है इसका स्टेट सब्जेक्ट है, इसको हम कह देते थे वैट, ये लोकल वैट हो गया, मींस हर एक स्टेट का अपना वैट हो गया। अब आप मान के चलो कि एक आइटम आपने मैन्युफैक्चर करी,
आइटम जो आपने मैन्युफैक्चर करी उसको हम मान लेते हैं कि एक जो है आपने 1000 वाट का इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बनाया, या फॉर दैट मैटर 1000 वाट की हम क्यों बात कर रहे हैं, हम आज की डेट में जो आपका है 30 वाट का बल्ब जो है वो बात करते हैं, क्योंकि आपको 1000 वाट का बल्ब है शायद पता ही ना हो कि 1000 वाट का भी बल्ब होता था। तो हम 30 वाट का जो है वो एलईडी लाइट जो है वो बात करते हैं कि एलईडी लाइट बनाई, और ये बनाई फिलिप्स कंपनी। एलईडी लाइट फिलिप्स कंपनी की 30 वाट की जो है वो आज की डेट में जो है 1000 रुपए की है। ठीक है जी, ये 1000 रुपए की आती है। इस 1000 रुपए के ऊपर पहले तो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी बच्चे। ये एक्साइज ड्यूटी जो चार्ज हुई दैट वाज चार्ज्ड एट 30%। तो ये 30% के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुई, तो ये जो है ये कितने की होगी लाइट, ये हो गई 1300 रुपए की। ठीक है जी, 1000 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या इसको मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ना कह के हम जो है इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कह देते हैं कि ये इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 रुपए है, 300 रुपए उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी हो गई, तो ये 1300 रुपए की। ये 300 रुपए जो है ये सरकार को टैक्स चला गया। कौन सी सरकार को चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला। अब ये वाली लाइट जो है ये अब फिलिप्स वाले ने, फिलिप्स मैन्युफैक्चरर है, फिलिप्स ने ये लाइट जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेची। डिस्ट्रीब्यूटर इन पंजाब को जो है ये लाइट बेच दी। फिलिप्स की फैक्ट्री भी पंजाब में है, और उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी लाइट जो बेची पंजाब में ही बेची। ये लाइट उन्होंने इसको जो है वो बेची 1000 रुपए, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू थी कि 1000 रुपए में बेचनी है। 300 रुपए उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग गई। पंजाब वाले खड़े हो गए कि भाई तेरी ये 1000 और 300 1300 रुपए की वैल्यू है, इसके ऊपर जो है मैं 10% के हिसाब से जो है वो वैट लूंगा, तो वैट की वैल्यू जो है वो 130 रुपए बन जाएगी। तो वो लाइट की वैल्यू हो गई 1430 रुपए। ठीक है जी। अब एक तरफ जो है वो हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि हमने 30% टैक्स लिया, दूसरी तरफ पंजाब की सरकार है वो कह रही है कि हमने 10% टैक्स लिया। मगर टैक्स जो है वो आना कितना चाहिए था, टैक्स जो है वो आना चाहिए था 1000 रुपए के 30% के हिसाब से आता 300 रुपए बन जाता। इनका 10% आना चाहिए था, तो 10% कायदे से 1000 रुपए पे होना चाहिए था ना। इन्होंने इस 300 रुपए पे भी टैक्स लिया। टैक्स के ऊपर जो टैक्स चार्ज करा है इसको कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। इन्होंने 1000 रुपए पे टैक्स नहीं चार्ज करा पंजाब सरकार ने, इन्होंने इस 300 रुपए पे भी टैक्स चार्ज करा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो खाली 1000 रुपए नहीं रही, वो 300 रुपए भी जो है फिलिप्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्लेम करे हैं, इसलिए ये वैल्यू जो है ये 1300 रुपए बन गई। तो उन्होंने कहा कि हम तो 1300 रुपए पे टैक्स लेंगे, तो ये 130 रुपए जो है ये पूरे चार्ज किए। कायदे से ये वैल्यू जो है 1400 रुपए बननी चाहिए थी टैक्स की, इन्होंने 1430 रुपए चार्ज करे। तो ये 30 रुपीज जो है दिस इज बिकॉज ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ये तो सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, जब जो है ये आपकी फिलिप्स की लाइट जो है बन चुकी है, उस टाइम पे ये टैक्स का डबल टैक्स इंपैक्ट आया है, टैक्स के ऊपर टैक्स का इंपैक्ट आया है। इससे पहले जो एलईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा गया होगा, वो रॉ मटेरियल में क्या क्या रहा होगा, डेफिनेटली ग्लास रहा होगा। जो ग्लास जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो लैंप बनाने के लिए, एलईडी बनाने के लिए चाहिए होता है। वो उसके अलावा जो है कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स, कुछ स्टील कंपोनेंट्स वो भी रहे होंगे, उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगा होगा, लोकल वैट लगा होगा। तो वो जो लोकल वैट और एक्साइज ड्यूटी है, इन दोनों का आपस में कोई सेटलमेंट नहीं होता था, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, एक स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है।
दोनों भाई आपस में या दोनों बाप बेटा आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमने जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेना है। वो कह रहे हैं कि भाई जितनी वैल्यू है उस पर टैक्स लगेगा। दिस लेड टू कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। मींस कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब हो गया टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे वापस हम कल वाले एग्जांपल पर आ जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे खाने की। मींस वी वर टॉकिंग अबाउट ना कि 10,000 रुपए का जो है वो रॉ मटेरियल खरीदा हमने, इसके ऊपर 1,000 रुपए जो है वो जीएसटी के लग गए। अब हम वापस जीएसटी पे आ रहे हैं। मींस ये हमने पीछे जो बात करी है वो एक्साइज और सेल्स टैक्स की अलग अलग बात करी है, बट अब हम नए सिनेरियो पर आ रहे हैं कि ये 10,000 रुपए के ऊपर 1,000 रुपए का जीएसटी लगा है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, इसने इस 10,000 वाली आइटम को 30,000 की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। उसने आटा दाल चावल चीनी की जो है दाल मखनी बना दी, शाही पनीर बना दिया, साथ में नान बना दिए, साथ में सैलेड बना दी। तो ये आपका जो है ये एक फिनिश्ड गुड्स बन गया। इसके ऊपर 30,000 प्लस 3,000 का जीएसटी लग गया। और यहां पर फाइनली जो है इसने आगे एक ऐसे वेंडर को बेच दिया जो कंज्यूमर को बेच सकता है 40,000 रुपए में। उसने उसके ऊपर 4,000 रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया। अब यहां पर टैक्स जो कलेक्ट हुआ है अलग अलग पॉइंट्स पे वो सारा मिला के 8,000 रुपए है, मगर सरकार को कितना गया है, वो 4,000 ही गया है। वो कैसे गया है वो एक बार समझते हैं। ये ए ने सेल करी, ए ये बी ने करी और ये सी ने करी। और ये सेल परचेज कहां से शुरू हुई थी, एक्स से हुई थी। एक्स ने जो है ये रॉ मटेरियल बेचा था ए को, ए ने बेचा है बी को, बी ने बेचा है मल्टीपल सीज को। कस्टमर जो है वो मल्टीपल है, इसलिए ये मल्टीपल सीज। यहां पर अब स्टोरी कैसे बनी थी बच्चे, वो उसको अब एक बार ध्यान से समझो। ये फाउंडेशन बनने जा रही है अब आपकी। तो सारे अपनी फोकस जो है वापस ले आओ। अगर 1 मिनट का ब्रेक चाहिए है या 2 मिनट का, 5 मिनट का, हैव योर बायो ब्रेक। अपना जो है 2 मिनट उठ के टहल लो, पानी का ग्लास लेके पी लो। उसके बाद जो है बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कवर करने जा रहा हूं। तो वी ब्रेक हियर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। अभी टाइम हुआ है 6:59। हम 7:02 पे जो है वापस से मिलते हैं। ठीक है जी, ये वाली पॉइंट जो है इंटरनलाइज कर लो। उसके 2 मिनट बाद हम मिल रहे हैं। मैं भी तब तक एक पानी का ग्लास पी के आता हूं। तो गाइस आई एम बैक एंड मैं इसको वापस डालने लगा हूं। आई होप एवरीबॉडी इज देयर विद मी।
हम स्क्रीन पे थे। यहां जब X जो है A को सामान बेचेगा तो 10,000 रुपए का सामान बेचेगा और 1,000 रुपए का GST साथ में चार्ज करेगा। 1,000 रुपए जो है मीन्स टोटल 11,000 रुपए जो है वो A से X की पॉकेट में आ जाएंगे। तो 1,000 रुपए जो GST के चार्ज किए हुए हैं ये A जो है, हेलो सॉरी, मैं एक बार दोबारा करता हूँ, सॉरी। हाँ जी, अब हो गई शो? यस जी सर। यस हो गई, सर। चलो गुड। तो 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल जो है वो X ने A को बेचा है। मींस X की परचून की दुकान है, A जो है किचन है, तो इस किचन को जो है 10,000 रुपए का सामान बेचा, 11,000 रुपए का बिल बना के दिया। अब जो है 1,000 रुपए का GST जो है वो X के पास आ गया। तो X की ड्यूटी क्या है? X की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट इज पेड ₹1,000 बाई X को सरकार को 1,000 रुपए जो GST के उसने रिकवर करे हैं A से वो सरकार को जमा कराते हैं। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस सर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना। और A ने जो क्या करना है, A ने जो है उसके पास उसने 11,000 रुपए की पेमेंट करी है। 11,000 रुपए की पेमेंट किस बात की करी? 10,000 की उसने करी है रॉ मटेरियल के लिए और साथ में 1,000 रुपए की उसने करी है GST के लिए। तो वो जो है अपनी जो अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा उसमें परचेजेस दिखाएगा, परचेजेस 10,000 रुपीज, और साथ में GST दिखाएगा 1,000 रुपए। यही करेगा ना वो। उसकी एंट्री क्या होगी अकाउंटिंग बुक्स में? मींस फॉर दैट मैटर जो है वो ये दिखाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट के साथ वो दिखाएगा GST डेबिट टू कैश। ऐसे ही दिखाएगा ना वो कि कैश उसने दिया, पहले रामलाल दिखाएगा, रामलाल को दिया, रामलाल से सामान खरीद के लाया था, फिर जब रामलाल को 11,000 की पेमेंट करेगा तो दिखा देगा। इस टाइप से एंट्री करेगा, 10,000, 1,000 और 11,000। यही एंट्री होगी ना उसकी जर्नल एंट्री सिंगल। किसी को कोई डाउट बच्चे? नो सर। एब्सोल्युटली क्लियर। ये 1,000 रुपए जो हैं उसके पास जो है वो दिख रहा है कि ये 1,000 रुपए उसने GST के दिए हुए हैं। अब जब ये सामान बेचेगा, when it is going to sell these goods to the restaurant, A B को ये सामान जब बना के बेचेगा तो B जो है वो क्या देगा इसको? मींस B is going to, या A जो है वो क्या एंट्री करेगा? A की ही एंट्रीज करती हैं। A की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? कराओ भाई, अकाउंटेंट तो सारे हो आप। बोलो। कैश अकाउंट डेबिट कर दूं? मान लेते हैं कैश एंट्री होगी सारी। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट कितना? यस सर। अमाउंट बोलो। सर 33,000। 33,000, वेरी गुड। और टू सेल सर। टू सेल्स 30,000। वेरी गुड, 30,000 सर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। टू GST GST 3,000। 3,000। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये जो GST है इसने, अब ये GST इसके पास क्या है? सरकार की अमानत है ना। ये GST इसके पास जो है ये GST का कस्टोडियन है। इसने टैक्स रिकवर करा है किससे? B से। B से इसने टैक्स लिया है मगर सरकार को देने के लिए लिया है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये 3,000 रुपए इसको सरकार को जमा कराने हैं, मगर 3,000 में ही जमा कराने क्योंकि इसके पास डेबिट में 1,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो 3 - 1
ये खाली 2000 रुपए सरकार को जमा कराएगा। गवर्नमेंट को कितने जाएंगे? खाली 2000। 1000 रुपए तो ऑलरेडी जा चुके हैं, एक्स ने जमा करा दिए हुए हैं, ये 2000 ये भी जमा करा देगा। जो 1000 रुपए इसने दिए थे वो ये अपने पास रख लेगा, जी मैं पहले 1000 रुपए एक्स को दे चुका हूँ, एक्स सरकार को जमा करा चुकी है, और ये जो 3000 रुपए मेरे पास आए हैं, ये 3000 मैंने सरकार को जमा कराने थे, 1000 तो ऑलरेडी दे दिए, 2000 और सरकार को जमा करा देगा। तो सरकार के पास अब कितना टैक्स पहुंच गया? 3000 रुपए टैक्स पहुंच गया। आइटम्स की सेल कितने की हो चुकी है? आइटम की सेल 30,000 रुपए की हो चुकी है। पहले 10,000 की सेल जो है इसने खरीदी थी, मींस इसके लिए परचेज थी, इसने वैल्यू एडिशन कितनी करी? 20,000 रुपए की वैल्यू एडिशन करी है। 10 का सामान 30 का बनाया तो 20 की वैल्यू एडिशन करी ना। जिसको बेचा उससे पूरे 3000 रुपए ले लिए, क्योंकि दिस इज ए टैक्स ऑन कंजम्पशन। जो भी फाइनल कंज्यूमर होगा टैक्स सारा उसने देना है, उससे 3000 रुपए ले लिए। 1000 रुपए ये सरकार को दे चुका था थ्रू एक्स, तो वो 1000 रुपए काट लिए, बाकी 2000 रुपए इसने जमा करा दिए। ये पॉइंट किसी को डाउट, किसी को कुछ भी तरह का डाउट पूछो। यहां पर अब जो है नेक्स्ट एंट्री जो आएगी, मींस ये यही बुक्स ऑफ बी में क्या होएगी? यही एंट्री बुक्स ऑफ बी की बुक में क्या बनेगी? बी की बुक्स में ये चीज जो बनेगी वो बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी डेबिट टू कैश। ये बनेगा आपका परचेजेस कितने की हो गई? 30,000 की, जीएसटी हो गया 3000 का, कैश हो गया 33,000 रुपए। ठीक है ना जी? ये तो कॉन्ट्रा बुक्स हो गई ना, बुक ए और बुक बी जो है ये कॉन्ट्रा हुई। अब बी जब सी को बेचेगा, मींस बी सेल्स टू कंज्यूमर्स, जब वो कंज्यूमर्स को बेचेगा तो वो क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी। कैश कितने का? 44,000 का, 44. सेल्स 40,000 की, जीएसटी 4,000 का। 4,000 का जीएसटी लेके आ गया, जमा कितना कराएगा सरकार को? सर 1000। 1000, क्योंकि 3000 तो ऑलरेडी जमा है सरकार के पास, ये इसके बुक्स में है ना। ये 3000 का डेबिट पड़ा हुआ है, 4000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है, नेट में 1000 रुपए जमा कराने हैं, वो सरकार को जमा करा देगा। सरकार को जमा कैसे कराएगा? जीएसटी डेबिट टू कैश। जीएसटी डेबिट कितना करेगा? पहले 2000 3000 तो डेबिट है ही है, 1000 रुपए और डेबिट कर देगा, 1000 रुपए का और करा देगा। तो ये आपका इस तरह से वैल्यू एडेड टैक्स बनता है कि जितनी वैल्यू ऐड करी उतना टैक्स इसने जमा करा दिया। बाकी का टैक्स तो ये ऑलरेडी पहले ही दे चुका है थ्रू दी अदर वेंडर, इसलिए इसकी जिम्मेदारी नहीं है। और सरकार ने इसके लिए जो है वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं कि आप सेल अपनी डिक्लेयर करते जाओ और हमको टैक्स जमा कराते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मींस ऑटो मैकेनिक अपने आप में चल रहा है, सारा का सारा सब सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने वाली इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज है। जीएसटी पोर्टल बना हुआ है, जीएसटी पोर्टल में आपको दिखाऊंगा कैसे काम हो रहा है। आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होएगी उसके अंदर आई विल शो यू दी जीएसटी पोर्टल। मैं या जो भी प्रोफेसर उस टाइम आपको पढ़ा रहे होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो आपको प्रॉपर जीएसटी पोर्टल खोल के दिखाएंगे कैसे काम बिंदास हो रहा है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको बनानी आती हैं, वो ये सामने दिख रही हैं आपको। तो इससे आपका जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो एक्साइज और जीएसटी, एक्साइज और वैट के टाइम पे हो रहा था, वो सब बंद हो गया। ऑन द फेस ऑफ इट जब हम शुरू हुए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि इसमें भी तो कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। मींस हमने यहाँ पर करा था कि यार 10,000 रुपए के ऊपर 1000 रुपए, 30,000 रुपए पे 3,000 रुपए, 40,000 रुपए पे 4,000 रुपए। तो मींस इस 10,000 के ऊपर 1000 रुपए टैक्स लिया था और 30 पे 3 लिया था। तो ऐसा नहीं लग रहा था 1 मिनट को फेस ऑफ इट कि यार इस 10,000 रुपए के ऊपर तो हम दोबारा टैक्स ले रहे हैं। मगर ये हमने दोबारा टैक्स लिया नहीं, ये हमने सारा का सारा टैक्स जो है ये नेक्स्ट कंज्यूमर के ऊपर चार्ज किया है। मींस क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर ने देना है, जिसने गुड्स खर्च करने हैं, जिसने गुड्स अपने ऊपर यूज करने हैं, उसने देना है। अगर बजाज की दुकान है कोई, तो अगर कपड़ा खरीद के होलसेलर लेकर आता है
तो होलसेलर ने टैक्स एब्जॉर्ब नहीं करना, आगे रिटेलर ने भी टैक्स एब्जॉर्ब नहीं करना। टैक्स अल्टीमेटली जिसने कपड़ा खरीद के पहनना है उसने देना है। बीच में उसके बाद अगर टेलर दर्जी है उसने भी टैक्स एब्जॉर्ब नहीं करना। सारा का सारा टैक्स जो है जिसने उस कपड़े को पहना है उसने देना, जिसने खाना खाया है टैक्स उसने देना, जिसने मोबाइल का फोन जो है कॉल करके यूज किया है उस मोबाइल सर्विसेज के ऊपर टैक्स उस बंदे ने दिया। ठीक है जी, इज इट क्लियर? कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो 70-80%, 60%, 50% अगर आपको समझ में आ गया आज की क्लास में तो धीरे धीरे ये इंप्रूव हो जाएगा। किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया बेटा वो मेरे से पूछ सकता है, अभी के अभी कोई चिंता नहीं। ये सारा पॉइंट दोबारा समझाएंगे। अगर किसी की कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं थी, लैप्स हो गया कहीं पे, कोई एक आधा पॉइंट नहीं समझ में आया, फील फ्री, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आगे के सेशन जो है वो समझ में नहीं आएंगे। बहुत जरूरी है, ये सब्जेक्ट ही समझ नहीं आएगा। ये जैसे अकाउंट्स में जर्नल एंट्री होती है वैसे ही जीएसटी में ये कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी। एनीबॉडी जिसको नहीं समझ में आया? सर हाँ जी बोलो बच्चे। सर एक बार सारे एग्जांपल दी क्विक समराइजेशन दस दो। सारे एग्जाम्पल की क्विक समराइजेशन, कोई पॉइंट भी नहीं समझ में आया क्या? नहीं मतलब सर आया तो है भी एक बार देख हो मतलब ਹੁੰਦਾ ना भी इथे एक ही में आ गया, मैं तो समझ आ गया सर सारा। तो क्विक समराइजेशन अगर सिर्फ दोबारा रिवाइज करने के लिए समझना है तो वीडियो पढ़ लेना, एक बार देख लेना, अभी वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया जिसमें आपका क्वेश्चन बनता है बच्चे वो पूछो, क्योंकि वी हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम। मैं एक चीज को 2-2, 3-3 बार सिर्फ याद कराने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए सर आपको वीडियोस जो हैं ये शेयर कर रहे हैं। वी आर इन द मॉडर्न ईरा नाउ। सर एक्स वाला दस दो जेड़ा गवर्नमेंट कुछ लिखा है तुसी। एक्स जो है ये मतलब जो है ये पहला पॉइंट था जहां पर आपने रॉ मटेरियल खरीदा था। एक्स ने ए को बेचा था, तो एक्स ने जब ए को बेचा था तो 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल बेचा था, उसके ऊपर 1,000 रुपए का जीएसटी लगाया था। 11,000 रुपए जो है वो एक्स ने ए को दिए, 11,000 रुपए का सामान एक्स ने ए को दिया, और वो जो गवर्नमेंट है इसको एक्स ने 1,000 रुपए पे करे होंगे। 1,000 रुपए क्यों पे करे होंगे? क्योंकि 10,000 रुपए का तो सामान बेचा था उसने, साथ में प्रॉफिट भी था उसका, मगर 1,000 रुपए जीएसटी के मिले हैं उसको ए से, तो 1,000 रुपए इसलिए उसने सरकार को वो 1,000 रुपए जमा कराए। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में जिस बंदे ने सामान खरीदा है टैक्स तो उसने देना है, मगर उसने जो टैक्स देना है वो उसने बेचने वाले को देना है, जिससे उसने सामान खरीदा है उसको देना है, और जिसने सामान बेचा है उसने वो सारा टैक्स कलेक्ट करके महीना खत्म होने के बाद सरकार को जमा करना। हर एक ट्रांजैक्शन पे नहीं जमा होना, ये तो हमने सिर्फ मान लिया कि 10,000 रुपए का जो है उसने 1,000 रुपए जमा कराया, बट उसने जितनी सेल करी होगी पूरे महीने में उस सब के ऊपर वो टैक्स कलेक्ट करा हुआ जमा करना है, जिसमें ये 1,000 रुपए भी जमा होंगे एक्स वाले, एक्स ने जो ए को बेचा है वो वाले। ओके सर, ये पॉइंट समझ में आ गया? मींस ये सरकार को टैक्स जो है ए ने एक्स को दिया और एक्स ने सरकार को जमा कराना है, ये हमने कल पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है, डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है वही जमा कराता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है वो जमा नहीं कराता, मगर वो किसी थर्ड पार्टी को देता है जिससे उसने सामान खरीदा होता है, और सामान जिससे उसने खरीदा होता है वो आगे सरकार को जमा कराता है, मगर वो लेता आपसे ही है, मींस पॉकेट आपकी ही है जिसमें से टैक्स निकलेगा, क्योंकि कंज्यूमर आप है। दिस इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। और कोई पॉइंट स्पेसिफिक जो पॉइंट ना समझ में आया हो? गुड, ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल जिसने जो है इतने बड़े ग्रुप में पूछा, ऐसे पूछने की हिम्मत जरूर करनी है। आई विल कम विद द सॉल्यूशन, अगर कोई सिंगल पॉइंट होगा तो मैं बताऊंगा। रिवाइज करने के लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है, वर्क ऑन दी वीडियो। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मैं कहीं जा थोड़ी ना रहूं, यही हूं आपके साथ। चले आगे बच्चे।
ओके तो एडवांटेजेस हो गई हमारी, यहां तक हमने ये कवर कर लिया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगी, ये पॉइंट समझ में आ गया कि आपके टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। देयर इज नॉट गोइंग टू बी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का छोटा मोटा हिंट दिया है, आगे चल के एक आधा एग्जांपल और करेंगे, सो इट विल एक्चुअली इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। बट आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होना चाहिए। नहीं आया तो यू कैन टेक्स्ट मी कि क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई टू स्पेंड टाइम विद दैट चाइल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर प्रोडक्ट की कीमत सस्ती होगी, मींस अगर प्रोडक्ट की कीमत 3% से 5% से 10% से भी सस्ती होगी, तो प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अगर आप अननेसेसरीली टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करोगे, आप जो है, क्योंकि जब टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज होता है तो पैसे बीच में सरकार ले जाती है और प्रोडक्ट जो है वो अननेसेसरीली महंगा हो जाता है। प्रोडक्ट की फॉर नो रीजन कॉस्ट बढ़ जाती है, उस कॉस्ट का कोई हिस्सा जो है वो मैन्युफैक्चरर को नहीं मिल रहा, सरकार ही उस टैक्स से पल रही है। तो दैट इज नॉट हाउ द इंटरनेशनल ट्रेड या इकोनॉमीज कैन बी बिल्ड। अगर आपने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्ड करना है जैसे चाइना ने बिल्ड किया है, तो आपको आइटम सस्ते में बनानी पड़ेगी और सस्ते में आगे बेचनी पड़ेगी, तभी आपकी इंटरनेशनली जो है वो डिमांड आएगी। अदरवाइज आपसे लोग क्यों खरीदेंगे। हिंदुस्तान में भी अगर प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा तो आम लोगों की रीच में आ जाएगा। अब आप खुद ही सोच के देखो कि जब मोबाइल टेलीफोन जो है उसकी कीमत जो है वो 2 रुपए पर कॉल होती थी, तो यूजर कितने कम थे। मीन्स आज जितने यूजर हैं उसके हाफ भी नहीं थे। यही कॉस्ट जो है उन्होंने ऑलमोस्ट फ्री जैसी कर दी है कि 200 रुपए महीना, 250 रुपए महीना, 300 रुपए महीना कर दिया है और अनलिमिटेड यूज कर दिया है। तो हम कितने सारे यूजर आ गए हैं। आप आज ये क्लास सारे के सारे बड़े आराम से कर पा रहे हो क्योंकि ये कॉस्ट आपको पड़ ही नहीं रही है, मीन्स क्लास अटेंड करने की। कोई बंदा आप जो है ये क्लास जो है चाहे दिल्ली के टीचर से पढ़ लो, चाहे बॉम्बे के टीचर से पढ़ लो, थोड़ी सी अंग्रेजी का लेवल इंप्रूव कर लो, चाहे अमेरिका के टीचर से बैठ के पढ़ लो, क्योंकि आपको कॉस्ट ही नहीं है कोई ट्रांजिशन की जो पहले होती थी। अमेरिका कॉल करने का मतलब होता था आपने अगर अपने रिलेटिव से हेलो हाय सब बढ़िया बढ़िया अच्छे से हो, खाना खा लिया, इतनी बात करी और 300 रुपए का 400 रुपए का बिल आ गया। आज हम वीडियो कॉल करते हैं। तो दैट इज हाउ योर इकोनॉमी, हाउ योर एफिशिएंसी ऑन कॉस्ट हेल्प ना। इससे क्या जीडीपी कम हो गया, मतलब इससे क्या नेशनल इनकम कम हो गई या एग्रीगेट इनकम ऑफ द पीपल कम हो गई? नहीं, कम नहीं हुई, बढ़ गई इससे। जब आप कॉस्ट्स को इकोनोमाइज करते हो तो इनकम बढ़ जाती है क्योंकि आप कंज्यूम ज्यादा करने लगते हो। तो आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो ये टैक्सेस में जा रहा था, ये जीएसटी का बड़ा मेजर एडवांटेज है कि जो टैक्सेस की कैस्केडिंग इफेक्ट से जो कॉस्ट बढ़ रही थी उसको जब आपने किल कर दिया, आपका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो गया, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो गई। सो इट लीड्स टू बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, इट लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, it generates more employment and thus increase the GDP with gainful employment leading to सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। बड़ी मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। चाइना हमारे सामने बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है, वियतनाम हमारे सामने बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है, आज से 2-3 साल पहले का बांग्लादेश जो है वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और तो और हमारा अपना हिंदुस्तान हमारे लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हमारी जो जीडीपी, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान से भी कम हुआ करती थी, बट जब से हमने इकोनॉमी ओपन करी है we have left behind these many countries कि तुम पीछे हो यार हमसे। आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हमारे पास पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग आने वाले टाइम में जो है यू आर गोइंग टू राइज लाइक एनीथिंग। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप कितना ग्रो करोगे, सोच भी नहीं सकते हो। दैट इज ऑल गोइंग टू हैपन फॉर दीज एफिशिएंसीज दैट आर गोइंग टू बी ड्रिवन through taxes, through corporate working, through reduced कॉस्ट्स। ये सारी की सारी कॉस्ट रिडक्शंस जो हैं ये अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ ही लेके आती हैं और कुछ नहीं। टेलीफोन जो है वो कभी हम 2 रुपए कॉल, 1 रुपए कॉल, उससे पहले मोबाइल टेलीफोनी की कॉस्ट जो है
वो 16 रुपए 32 रुपए कॉल भी होती थी कि 1 मिनट के 32 रुपए लेते होते थे या 1 मिनट के 16 रुपए लेते होते थे। वो सारी जैसे जैसे घटती चली गई, आपका ट्रेड जो है वो बढ़ता चला गया। सो जीएसटी का एक एडवांटेज और है, जीएसटी जो है दैट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जो है टैक्सेस नए नए लगते होते थे, वो जम्मू कश्मीर में नहीं लगते होते थे। जीएसटी जो है वो जम्मू कश्मीर पे भी लगा, वो थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन लेट लगा होगा शायद। ऑन 7th July 2017 द जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017 was passed by state legislature empowering the state to levy GST on intrastate with effect from 8th July 2017। तो जीएसटी जो है वो J&K में भी है। कुछ एक टैक्सेस जीएसटी मतलब जो है वो J&K में नहीं लगे, जैसे सर्विस टैक्स ही J&K में नहीं होता था, पूरे हिंदुस्तान में होता था, J&K में सर्विस टैक्स ही नहीं होता था। बट जीएसटी जो है वो यूनिवर्सल है, मींस पूरे इंडिया में है। अब जीएसटी के जो है वो डुअल मॉडल फॉलो होना है इंडिया में। इंटरनेशनली हर जगह पे डुअल मॉडल नहीं फॉलो होता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ जीएसटी है, जैसे यूएई में है। पहली कंट्री फ्रांस थी जो जीएसटी लेकर आई थी, ये भी एक कभी सवाल पूछा गया था, अब चांसेस कम है इसके पूछे जाने के। बट बहुत सारी कंट्रीज में जीएसटी है, अमेरिका में जीएसटी नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसकी बहुत जरूरत भी थी जीएसटी होने की, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया, 2017 से अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है बच्चे। डुअल जीएसटी का मतलब अभी तक समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक उसको जो है जामा पहना देते हैं, एक नाम दे देते हैं हम कि डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है, जिसमें एसजीएसटी लगता है और सीजीएसटी लगता है। India adopted a dual GST model where tax imposed concurrently means दोनों लगाते हैं by central and states। a dual GST model, state जो है वो state GST लगाएगी, इसको कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल जो है वो सेंट्रल जीएसटी लगाएगा, इसको कलेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब यहाँ दिमाग में आता है कि यार ये अलग अलग कलेक्शन होएगी, मींस जो बंदा जमा करा रहा है उसको दो फॉर्म दो चालान भरने पड़े करेंगे, तो कंप्लायंस फिर कम कहाँ हुई। मींस पहले एक एक्साइज जमा कराता था, एक वैट जमा कराता था, अब कह रहे हैं कि एक एसजीएसटी जमा कराओ एक सीजीएसटी जमा कराओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही चालान के ऊपर आप डिटेल भर के सिर्फ कि इतना एसजीएसटी है इतना सीजीएसटी है, आप बैंक में पैसे जमा करा दोगे। अदर बैंक में जो पैसे आपके जमा है उसको आप ट्रिगर कर दोगे कि भाई मेरा 1.5 लाख रुपए था महीने का जो मैंने देना था टैक्स का, ये 1.5 लाख रुपए दे दिए। जैसे 75 सीजीएसटी के हैं, 75 एसजीएसटी के हैं। अब जैसे बांटना है अपने आप बांटते रहो, हमने लिख के दे दिया कि ऐसे है। तो जीएसटी का एक कॉमन जीएसटी पोर्टल है बच्चे, उस जीएसटी पोर्टल को यूज करके ये काम करते हैं हम। यहाँ पर जो है एक ये जीएसटी पोर्टल जो है इसको जीएसटीएन करके एक नेटवर्क है वो चलाता है। we will be talking ahead in our next classes about this GST portal also, about this GSTN network also। GSTN जो है एक कंपनी है जो बनी हुई है, जो ये सारी रिकंसिलिएशंस वगैरह सरकार के लिए करती है, किसको कितना टैक्स जो है कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है कितना स्टेट गवर्नमेंट को जाना है, ये सिरदर्द उसका है। आपने अगर बिजनेस करा तो आपने एक अकाउंटेंट को रख लेना है, वो अकाउंट्स में शुरू में आप ही हो सकते हैं जो रखे गए हों, मींस यू कुड बी दी टैक्स ऑफिसर इन ए कंपनी जो टैक्स बना के जमा करा देगा। जीएसटीएन पोर्टल से अपने आप बट जाएगा वो कहाँ कैसे जाना है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट। अब यहाँ पर जो है सीजीएसटी क्या हुआ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ये एक्ट जो है 2017 का, ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है। कल को आपका कोई केस अगर फंसता है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको जो है जो नोटिस आएगा वो सीजीएसटी एक्ट के तहत आएगा। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका कोई जो है मुद्दा फंसता है तो आप अगर पंजाब में हैं तो आपको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, अंडर एसजीएसटी एक्ट आएगा, सीजीएसटी एक्ट ना आके। ज्यादातर ये चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। अगर आप चंडीगढ़ में बैठे हो तो यूटीजीएसटी के अंदर नोटिस आ सकता है आपको। अगर आप दिल्ली में बैठे हो और रिलेटेड टू स्टेट टैक्सेस आना है तो बेटा यूटीजीएसटी के हिसाब से नोटिस आएगा या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स के हिसाब से नोटिस आएगा? सवाल है ये, आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ।
सर SGST। SGST, वेरी गुड, क्योंकि दिल्ली जो है वो है तो यूनियन टेरिटरी, बट दैट इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ स्टेट लेजिस्लेचर, उसका स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इसलिए वो नोटिस हमको SGST के हिसाब से आएगा। ठीक है जी, ये हमारा डुअल GST मॉडल हो गया। अब डुअल GST मॉडल में तीसरा टैक्स जो बनता है, मींस अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो वो IGST लगता है, मगर टैक्स रेट जो है वो सेम रहेगा। अगर IGST का रेट 18% है तो SGST का रेट जो है वो हर हाल में 9% होगा, और CGST का रेट भी 9% होगा। अगर IGST का रेट 28% है तो SGST का रेट 14% होगा, और CGST का रेट भी 14% होगा। 14 मिला के 28 हो गए, 9 मिला के 18। इज इट क्लियर? Yes, sir. होप इट इज क्लियर। इसको जो है आगे हम क्लास को जो है वो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन मोड में चलाएंगे। उससे पहले आज की क्लास खत्म करने से पहले एक छोटी सी क्विज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्विज कहाँ गई? कोई क्विज ही नहीं है इसमें, कहाँ चली गई? Give me 2 minutes. एक मिनट। सॉरी गाइस टू कीप यू ऑन होल्ड। मेरे से ना फाइल जो मैंने ट्रांसफर करी थी इस मशीन पे वो गलत कर दी थी, हालांकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम था। मैं एक मिनट जी वो
दूसरा वाला जो है फाइल, हाँ आ गई है। So we talk about the quiz today. Anji guys, be ready for the participation. Under which constitutional amendment was GST introduced in India? Anji. 101st amendment. 101st amendment. 101st। ठीक है जी, ये याद रखनी चाहिए वाली चीज है, याद रखनी है आपने। आर्टिकल 246A gives the concurrent power to levy GST2। किसको देती है ये concurrent power? पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, बोथ, दोनों देती है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन जो बच्चे आपको आगे हो जानी है वो सी और डी में हो जानी है जब आपने डी पढ़ना है, मगर ये बड़ा क्लियर है कि ये इन दोनों को देती है पावर। पावर जो है इन दोनों, ये जो दोनों है ये आगे जीएसटी काउंसिल को देते हैं। जो ये आर्टिकल 246A है ये पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को दे रहा है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये आगे जीएसटी काउंसिल को पावर देंगे, और ये एब्सोल्यूट पावर नहीं देंगे। ये इनको जो है ये पावर जो देंगे ये रिकमेंडेशन नेचर की पावर देंगे, बस कि भाई तुम रिकमेंड कर दो, तुम्हारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे हम बाद में सोचेंगे। ठीक है जी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? A is not covered under GST। ठीक है बच्चे। बाकी चीजें जो हैं जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर तो जीएसटी लगता है, और जो पेट्रोलियम क्रूड और एविएशन टरबाइन फ्यूल है इसके ऊपर जीएसटी में कवरेज नहीं है। ये कहीं एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगती है, यूनियन एक्साइज लगती है। ये कहीं नहीं लिखा कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये सिर्फ उसके बाद वहां से एमनेट होता है। और ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि जिस दिन इस पे हमने जीएसटी लगाना शुरू कर दिया उस दिन जो है किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग टैक्स बंद हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी से कन्वर्जन जीएसटी में पहले होएगी। इसकी तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी की डेफिनेशन में है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी। तो यही इसका राइट आंसर है। तो जीएसटी इज प्राइमरली, इसका क्या आंसर होगा? Destination based. इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अगर पंजाब के लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं तो पंजाब की सरकार इसका टैक्स पाएगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला है वो मिला है, मींस जीएसटी आने का, वो मिला है यूपी और बिहार को, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए कंजम्पशन भी हाईएस्ट है। तो इसलिए इनकी सरकारें जो हैं उन्होंने सबसे बड़ा स्वागत करा कि भाई ये सही है। मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में होती रहे, तमिलनाडु में, मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में होती रहे, जैसे सारे सॉफ्टवेयर की होती है। अगर कंजम्पशन यूपी में हो रहा है, कंजम्पशन बिहार में हो रहा है, तो टैक्स सरकार जो है वो यूपी और बिहार की पाएगी। वो पंजाब की टैक्स जो है पंजाब की सरकार पाएगी, वो टैक्स कर्नाटका को नहीं मिलेगा, वो टैक्स तमिलनाडु को नहीं मिलेगा। गाड़ियां बनाने का टैक्स जो है वो महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, गुजरात को नहीं मिलेगा। वो सारा टैक्स एडवांटेज जो है वो यूपी, बिहार, पंजाब, कलकत्ता, ये मतलब वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट्स लेंगी जहां पे कंजम्पशन हो रही है। विच अथॉरिटी एडमिनिस्टर्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस? कौन सी अथॉरिटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर जीएसटी एडमिनिस्टर करती है? ये हमने आज नहीं पढ़ा बट कल पढ़ा था। सीबीआईसी। सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या हुई बच्चे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स। और सी की उसके बाद भी लास्ट में भी सी है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। वेरी गुड, Customs. कस्टम्स आ गई थी आवाज उसकी बाद में। इन इंट्रास्टेट सप्लाई गुड्स सर्विस टैक्स इज लेविड एज। हाँ जी बताओ, ये इंट्रास्टेट सप्लाई में जीएसटी कैसे लेवी होता है? सीजीएसटी प्लस CGST plus SGST. सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और इंटरस्टेट सप्लाई में कैसे होता है? आईजीएसटी। IGST. वेरी गुड, IGST।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। इन इंटरस्टेट, ये अपने सवाल का जवाब दे दिया, पिछले वाले में ही मैंने काउंटर करके पूछ लिया इसको। अब ये वाला जो है इसको हमने पढ़ना है, इसलिए इसको हम अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अंडर अबाउट, हाँ ये अपने पढ़ चुके हैं, इसका बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 10th अभी हमने पढ़ना है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। सर इसका ऑप्शन आएगा डायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव होता है और इंटरेक्ट होता है सर प्रोग्रेसिव होता है। सर सी सर ऑप्शन बी Impedance and पुट्ठा हो impact. गया बच्चे, ये पुट्ठा हो गया, ये गलत हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। हाँ जी हाँ जी। सी ऑप्शन सर। Direct taxes incidence and impact on the same person, indirect on different persons. Yes, this is the right answer. Yes. ये गलत है, दूसरा वाला गलत था ही। पहले वाला क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस आर सप्लाई बेस्ड, नहीं, डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकम बेस्ड और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सप्लाई बेस्ड। तो ये वाले 3 आंसर गलत है, सी इज द राइट आंसर। सो वी कम टू एन एंड टुडे विद दिस। हैव अ वेरी ग्रेट वीकेंड अहेड। संडे को एंजॉय करो खूब अच्छे से, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब लग रही है मैं बता दूंगा। सर मैं 1 मिनट मैं दसदा। आओ सर। हेलो। हाँ जी आओ सर। हाँ नहीं सर तुम दस दो, मैं क्या मैं तो दस देना नेक्स्ट क्लास बारे। मैं तो ठीक है सर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, यस मेरी आवाज आ रही है? तो टाइम evening, सूट कर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। टाइम Yes, सूट sir. कर रहे हैं नो सर। बच्चों? ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम सूट कर रहा है? यस सर। Yes, sir. ਅੱਜ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ੁਰੂ? सर 1.5 घंटे ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। Sir 1.5 घंटे की ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नहीं, मंडे थोड़ा टफ होगा, वेडनेसडे Tuesday? करेंगे। ਹੈ वेडनेसडे सर, वेडनेसडे। ਓਕੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਬੱਚਿਓ। यस ठीक है सर। ਠੀਕ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7:30 ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ sir. ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ। यस सर। हम Okay, फ्राइडे बेटा। सैटरडे क्लास रखेंगे सर रेगुलर, और साथ में एक हफ्ते में एक क्लास मतलब और बीच में रखेंगे, वो मैं दिन बता दिया करूंगा। वेडनेसडे फ्राइडे मेरा मतलब फ्राइडे सैटरडे नॉर्मल रहा करेगा। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।